like a Hellcat. मुश्किलों में भाग जाना आसान होता है। जिंदगी की हर पहलू इम्तहान होता है। ठहरने वालों को कुछ नहीं मिलता जिंदगी में, आगे बढ़ने वालों के कदमों में जहान होता है। फ्रेंड्स, हमें आगे बढ़ना है, ठहरना नहीं है, चलते जाना है, चलते जाना है और अपने प्रगति के मार्ग को प्रशस्त करना है। तो इस तरह से आज हम लोग इस वीडियो में कहाँ तक पहुँच गए हैं, तो ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे, जानेंगे और इसके विभिन्न पहलुओं को आत्मसात करेंगे। ऐसी समझ विकसित करेंगे कि जब भी हमें ज़रूरत पड़े आसानी से हमारी मेमोरी में वो आए, हम उसको रिकॉल कर सके और उसको डिलीवर कर सके। तो चलिए बात करते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मानव प्रजनन तंत्र का। जैसा कि आप जानते हैं कि मानव ह्यूमन बींग्स यूनिसेक्सुअल होते हैं, यानी एक लिंगी होते हैं, या इसे डायोशियस एक लिंगाश्रय भी कहा जाता है। आखिर क्यों? क्योंकि मानव में नर तथा मादा जनन अंग, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन्स एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन्स अलग अलग जीवों में होता है, अलग अलग मानव में होता है। जिसमें मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन होता है अर्थात नर जनन अंग होते हैं, उसे हम पुरुष कहते हैं। और जिसमें फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन यानी मादा जनन अंग होता है, उसे हम नारी या स्त्री कहते हैं। इसका अर्थ यह है कि इन्हीं जनन अंगों के आधार पर हम पुरुष या नारी कहते हैं। इस प्रकार जनन अंगों में जो प्रमुख रचना है, चाहे वो नर और मादा हो, उसमें एक गोनेड्स होते हैं और उसके प्राइमरी या सेकेंडरी जो सेक्सुअल कैरेक्टर्स होते हैं वो भी भिन्न भिन्न होते हैं। इस प्रकार मनुष्य में जो प्रजनन तंत्र है वह बिल्कुल स्पष्ट होता है और साथ ही एक निश्चित उम्र पर उनमें जो किशोरावस्था के एडोलेसेंस का जो उम्र है उसमें एक खास परिवर्तन दिखने को मिलता है, जिसे हम लोग किशोरावस्था में होने वाले परिवर्तन के नाम से जाने जाते हैं। और जो एक आंधी और तूफान की तरह यह परिवर्तन होता है उस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम देखें ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम को। ह्यूमन beings are unisexual, that in sexes are separate. There is a distinct sexual dimorphism. Males and females are visibly different from each other. The structure associated with reproduction are different in male and female. The male and female reproductive systems consist of different organs that are distinguished into primary, secondary sex organs and accessory glands also. Primary and secondary sexual characters. What is the primary sexual characters and what is the secondary sexual characters? Primary sexual characters. Primary sexual characters are those characters which are present since birth. मतलब प्राथमिक लैंगिक लक्षण वे लक्षण है जो जन्म के साथ उत्पन्न होते हैं। यानी जब भी आप देखते हैं कि जब कोई माँ बच्चे को जन्म देती है तो सबसे पहला प्रश्न उनके दादा दादी, नाना नानी और घर के अन्य सदस्य पूछते हैं कि क्या हुआ है, लड़का हुआ है या लड़की हुई है। तो लड़का हुआ या लड़की हुई किस आधार पर? उसके प्राइमरी सेक्स ऑर्गेन्स के आधार पे कहा गया है। तो प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स आर दोज कैरेक्टर्स विच आर प्रेजेंट सिंस बर्थ। जन्म के साथ वह आ जाता है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। दूसरा है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स आर दोज कैरेक्टर्स which are developed at puberty. प्यूबर्टी को हिंदी में यौवनारंभ कहते हैं, यौवन का आरंभ।
यौवनारंभ, बोलचाल के भाषा में यौवन का आरंभ, जवानी की शुरुआत क्या होता है? तो देखा गया है कि लड़कों में 10, 13 से 14 और लड़कियों में 10 से 12 वर्ष की आयु में शरीर में अनेक परिवर्तन होते हैं, चाहे उनके शरीर की लंबाई चौड़ाई फिजिकल ग्रोथ की बात हो, उनके मेंटल ग्रोथ की बात हो, उनके एटीट्यूड सोच की बात है, उनमें सोशल डेवलपमेंट और सोशल चेंजिंग की बात हो, उसमें इमोशनल चेंजिंग की बात हो, और उनके सेक्सुअल जो प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गेन्स है उसके डेवलपमेंट की बात हो, तो ये इस अवस्था में लड़कों में 13 से 14 और लड़कियों में 10 से 12 की अवस्था में जो किशोरावस्था होता है, एडोलेसेंस की अवस्था होती है, इसे आंधी तूफान की अवस्था कहा गया है, दिवा स्वप्न की अवस्था कहा गया है। और इस अवस्था में एक परिवर्तन देखने को मिलता है, जो परिवर्तन उनके यौवन के आरंभ स्पेशली ग्रोथ होता है, डेवलपमेंट होता है, और उनमें हार्मोनल इफेक्ट भी होता है। मेल्स में टेस्टोस्टेरोन और फीमेल्स में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्राव होता है, जिसके कारण उनमें अनेक शारीरिक, मानसिक और लैंगिक परिवर्तन देखने को मिलता है, जिसे हम प्यूबर्टी या यौवनारंभ कहते हैं। अंग्रेजी में इसे क्या कहेंगे? व्हाट इज प्यूबर्टी? जनरली boys attain puberty at the age of 13 to 14 years. 13 to 14 years boys, and girls reach puberty at the age of 10 to 12 years. There are so many changes occurs boys and girls at this stage. तो इस अवस्था में लड़के एवं लड़कियां में अनेक परिवर्तन देखने को मिलता है और वह स्पष्ट होता है। इसके बाद यौवनारंभ क्या है, यह प्रश्न पूछा भी जाता है कि व्हाट डू यू मीन बाय प्यूबर्टी? तो प्यूबर्टी है क्या? द एज एट विच reproductive organs become functional, that is, gonads start producing gametes and sex hormones are the boys and girls become sexually mature is called puberty. The age at which reproductive organs become functional, that is, gonads start producing gametes and sex hormones and the boys and girls become sexually mature is called puberty. यानी यौवनारंभ वह अवस्था है, लड़के एवं लड़कियां की वह अवस्था है जिसमें उनके शरीर में स्पेशली जनन अंग विकसित हो जाते हैं, परिपक्व हो जाते हैं, उसमें सेक्स हार्मोन्स का स्राव होने लगता है और वे सेक्सुअली लैंगिक दृष्टि से परिपक्वता को दिखाते हैं, और यह एक खास अवस्था होता है। और इसमें अवस्था में बॉयज एंड गर्ल्स में बहुत से चेंजिंग देखने को मिलता है। और ये प्रश्न भी आता है कि व्हाट आर द चेंजेज अकर्स इन बॉयज एंड गर्ल्स ड्यूरिंग पुबर्टी? पुबर्टी के दरमियान, यौवनारंभ के दरमियान लड़के एवं लड़कियां में कौन कौन से परिवर्तन देखने को मिलता है? तो आप बोलचाल की भाषा में भी देखते हैं कि लड़के एवं लड़कियां में बहुत से परिवर्तन देखने को मिलते हैं, चाहे वह लंबाई के मामला हो, सोल्जर्स की मामला हो, आवाज़ की बात हो, टेस्टिस डेवलपमेंट की बात हो, लड़कियों में मेंस्ट्रुअल साइकिल की बात हो, चेस्ट डेवलपमेंट की बात हो, इन सबों में परिवर्तन देखने को मिलता है। तो हम लोग अब इस अंतर को स्पष्ट रूप से देखेंगे और लिखेंगे भी। सबसे पहले आप इसे ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स के इंट्रोडक्शंस को, प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को और व्हाट इज प्यूबर्टी को आप नोट कर ले। तो यौवनारंभ यानी प्यूबर्टी के समय मेल यानी लड़कों में, बॉयज में और गर्ल्स में कौन कौन से तब्दीलियां, कौन कौन से परिवर्तन देखने को मिलता है, ये इधर हम लोग बॉयज है और इधर ये
गर्ल्स है। तो बॉयज में कौन कौन से तब्दीलियां देखने को मिलता है और गर्ल्स में कुछ ऐसे परिवर्तन होते हैं प्यूबर्टी में जो समान होते हैं और कुछ ऐसे परिवर्तन होते हैं जो समान नहीं, अलग डिफरेंस दिखाते हैं। तो कौन कौन से परिवर्तन है बॉयज में देखे हैं, ते हैं हेयर्स चेहरे पे, उनके चेस्ट में, छाती में, उनके आर्मपिट कांख में और उनके थाई रीजन में बाल निकल आता है प्यूबर्टी आने पर यौवनारंभ में। और गर्ल्स में भी आर्मपिट पे और प्यूबिक रीजन्स पे, उनके भी कांख में और थाई रीजन्स में बाल आते हैं। लड़कों में मूछ भी जो है, मूछ और दाढ़ी आना भी शुरू हो जाता है। इसके बाद पेल्विक रीजन, जो कमर के रीजन्स में लड़कों में ऐसा देखा गया है कि फैट का कम डिपोजिशन होता है, वसा कम जमा होता है, जबकि लड़कियों के प्यूबिक रीजन में फैट जमा हो जाता है, यानी कमर का रीजन थोड़ा चौड़ा हो जाता है। उसके बाद लड़कों का जो साउंड बॉक्स है, लैरिंग्स है, वो बड़ा हो जाता है, जिससे बच्चों का आवाज, लड़कों का आवाज भारी हो जाता है। यौवनारंभ होने पर लड़कों में भारी आवाज होता है, जबकि इसके विपरीत लड़कियों में आवाज मीठी स्वीट हो जाता है। और लड़कों का जो चेस्ट सोल्जर है वो ब्रॉडन, चौड़ा, मजबूत, मस्कुलर, बच्चे लड़के का मांसपेशियां बढ़ते हैं और उसके सोल्जर चौड़े हो जाते हैं, जबकि लड़कियों में ऐसा नहीं होता है। लड़के का जो चेस्ट है वो चेस्ट के रूप में रहता है, छाती, जबकि लड़कियों में यह चेस्ट विकसित होकर इसमें स्तन ग्रंथि विकसित हो जाता है, इसके कारण वो स्तन ब्रेस्ट के रूप में चेंज हो जाता है, यानी चेस्ट डेवलप हो जाता है। इसके बाद पेनिस, स्क्रोटम, प्रोस्टेट, इस तरह से शीर्ष स्क्रोटम और पुरस्थ ग्रंथि लड़कों में बड़ा हो जाता है, जबकि लड़कियों में फैलोपियन ट्यूब, यूट्रस और वैजिना बड़ा हो जाता है। इसके अलावा कोई भी इसके जनन अंग के दीवार पे कोई भी पीरियोडिक चेंज लड़कों में नहीं होता है, जबकि लड़कियों में जो है एक मेंस्ट्रुअल साइकिल और ओव्यूलेशन का स्टार्ट होता है, मेंस्ट्रुअल रजोस्राव या मासिक धर्म की शुरुआत होती है। इसके अलावा लड़कों में एक नर हार्मोन, सेक्स हार्मोन टेस्टेस्टेरोन जो टेस्टिस से निकलता है उसका स्राव होता है, जबकि लड़कियों में ओवरीज यानी अंडाशय के द्वारा एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन हार्मोन निकलता है। तो हम इसे किस प्रकार लिखेंगे कि चेंजेस अकरिंग ड्यूरिंग प्यूबर्टी इन बॉयज एंड गर्ल्स, यौवनारंभ की स्थिति में लड़कों और लड़कियों में कौन कौन से तब्दीलियां देखने को मिलता है। तो हेयर्स ग्रोथ ऑन फेस, चेस्ट, आर्मपिट एंड प्यूबिक रीजन इन बॉयज, hairs grow in armpit and pubic region in girls, less fat deposition in pelvic region in boys, more fat deposition in pelvic region in girls, larynx enlarge and voice deepens in boys, voice becomes sweet in girls, more muscular and shoulder broaden in boys, no such changes in girls, chest do not enlarge in boys, but chest change into breast due to increase of mammary gland in girls. Penis, scrotum, prostate gland become enlarged in boys. Fallopian tube, uterus and vagina enlarge in girls. No periodic changes occur in the lining of the sex organs in boys. The lining of uterus undergoes regular changes initiating menstruation or menstrual cycle and ovulation in girls. These changes are brought about by male sex hormone testosterone produced by testes. These changes are brought about by female sex hormones estrogen and progesterone produced by ovary. आप इस चेंजेस को बॉयज एंड गर्ल्स में जो प्यूबर्टी यौवनारंभ होता है इसे आप नोट कर लेंगे। सेक्सुअल मैच्योरिटी इज ए स्लो प्रोसेस। अक्सर हम लोग देखते हैं कभी कभी कि कुछ ऐसे भी लड़कियां होते हैं जिनमें लैंगिक लक्षण कुछ विलंब से आता है, किसी में
अपेक्षा से पहले आ जाता है। तो इसीलिए कहा गया है कि घबराने की बात नहीं है, कभी कभी कुछ बच्चों में पहले आ जाता है, कभी कभी बाद में आता है। इसीलिए कहा गया है कि सेक्सुअल मैच्योरिटी इज ए स्लो प्रोसेस। द चेंजेस दैट टेक्स प्लेस एट प्यूबर्टी are a slow process which may take months to years. These changes do not happen all at the same time in one person, nor do they happen at an exact age of all the persons. In some, they happen early and quickly, while in others, they can happen very slowly. Thick hairs on the face in boys appear as a few scattered hairs. First and slowly they grow, beginning because uniform, and some cases also these changes show differences among people. Even there are differences in the pattern of hair growth, shape and size of genital part. That means sexual maturity is slow process. In some cases they are very quickly and earlier happening, but in some cases they take more time. तो इस तरह से रीजन ऑफ सेक्सुअल मैचुरेशन एट दिस एज क्यों होता है? क्योंकि स्पेशलाइज्ड फंक्शंस होते हैं और ह्यूमन बींग्स में डेवलप्ड स्पेशलाइज्ड जर्म सेल्स जो है ये डेवलप्ड होता है इस स्टेज में, और जर्म सेल्स में कुछ तब्दीलियां आती है, इसी कारण सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स देखने को मिलता है। इस तरह से जनन। अब हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को देखेंगे। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, नर जनन तंत्र। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम in human beings is associated with the formation and transfer of sperm. That means main function of the male reproductive system is formation of the sperm and is transferred into the ovum. That means it consists, there are so many organs, ducts and accessory reproductive organs. तो मानव नर जनन तंत्र के अंतर्गत कौन कौन से अंग आते हैं? तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग पार्ट्स। इसके अंदर ये पार्ट और भाग आते हैं। जरा हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ है। पहला क्या है? टेस्टिस। ये मेन या इसेंशियल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। टेस्टिस जिसे हिंदी में वृषण कहते हैं। वास इफ्रेंस शुक्र अपवाहिकाएं। एपिडिडाइमिस अधिवृषण। वास डिफरेंस शुक्र वाहिनी। सेमाइनल वेसाइकिल शुक्राशय। प्रोस्टेट ग्लैंड पुरस्थ ग्रंथि। काउपर्स ग्लैंड जिसका दूसरा नाम है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। यूरेथ्रा मूत्र मार्ग और पेनिस शिश्न। ये नर जनन तंत्र के अंतर्गत आवश्यक अंग, वाहिनियां और ग्रंथियां हैं। इस तरह से यह मानव जनन तंत्र का स्पष्ट चित्र है। फ्रेंड्स, इस चित्र को देखें। ये टेस्टिस है जिसकी संख्या 2 है, और टेस्टिस यानी वृषण एक सेक्स में होता है जिसका नाम है स्क्रोटम सेक्स। एक थैला में होता है स्क्रोटम सेक्स। ये स्क्रोटम है या स्क्रोटम सेक्स बोलेंगे। ये टेस्टिस है। टेस्टिस के ऊपर एपिडिडाइमिस है और यहाँ से एक नली गई है आगे जिसका नाम है वास डिफरेंस। ये नली या ये नली क्या है? वास डिफरेंस। आगे जाने के बाद यहाँ सेमाइनल वेसाइकिल्स है। उसके बाद यहाँ क्या है? ये प्रोस्टेट ग्लैंड है। काउपर्स ग्लैंड है। ये मार्ग है क्योंकि ये बोथ मार्ग है, यूरिन के लिए भी है और एजैकुलेशन के लिए भी है। यूरेथ्रा है और ये पेनिस है। यूरिनरी ब्लैडर है, मूत्राशय है, यानी ये हमारे यूरिन और से भी जुड़ा हुआ है। तो इस तरह से ये स्पष्ट है। इसे आप सबसे पहले
नोट कर लें और इस तस्वीर को भी बनाएं और एक दो बार बनाने का आप प्रयास करेंगे, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। तो फ्रेंड्स, testes are the primary sex organs of males. A pair of oval testes lie in the loose fold of a skin called scrotum और scrotum sac. इस तरह से वृषण जो है, ये टेस्टिस जो है, यह 2 की संख्या में है और प्राइमरी सेक्स ऑर्गेन्स है और ये एक पेयर है और एक लूज फोल्ड में स्किन में यह सेट होता है, एक लटका रहता है जिसे हम स्क्रोटल सैक्स या स्क्रोटम कहते हैं। स्क्रोटम हैंग्स डाउन द फ्रॉम एब्डोमेन एट द बेस ऑफ पेनिस और ये पेनिस के बगल में यह लटका हुआ होता है। ये आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी, ये उदर गुहा के बाहर ये लटका हुआ रहता है। और इसमें एक और खास बात होता है, द टेम्परेचर ऑफ स्क्रोटम रिमेन्स 1 to 3 डिग्री less than the body temperature, which is suitable and necessary for the maturation of a sperm। यह यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि इसमें स्क्रोटम सेक्स में क्या होता है, 1 से 3 डिग्री सेल्सियस तापमान शरीर के तापमान की अपेक्षा कम होता है। क्यों? इससे शुक्राणु यानी स्पर्म के परिपक्वन में मदद मिलता है, इससे स्पर्म मैच्योर होता है। Each testis is composed of 200 to 300 lobules। ये 200 से 300 खंडों से बना होता है। And each lobules are 1 to 3 tightly coiled seminiferous tubules। तो इसलिए सेमेनिफेरस ट्यूबुल्स से बने होते हैं। तो इनके अंदर कौन कौन से रचना पाई जाती है? तो टेस्टिस के अंदर लेडिक सेल्स पाए जाते हैं। लेडिक सेल्स और लेडिक सेल्स से में जो है, इट प्रेजेंट इन द कनेक्टिव टिश्यू बिटवीन द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स एंड सीक्रेट द हार्मोन टेस्टोस्टेरोन। इस तरह से लेडिक सेल्स के द्वारा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स का सिक्रीशन होता है। एंड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जो होता है, इसमें उससे स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स प्रोड्यूस स्पर्म द मेल गैमीट एंड सर्टोली सेल्स इसमें पाए जाते हैं। सर्टोली सेल्स न्यूरिश द डेवलपिंग स्पर्म। इस तरह से हमने देखा, इसके अंदर लेडिक सेल्स, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स और सर्टोली सेल्स पाए जाते हैं। लेडिक सेल्स से टेस्टोस्टेरोन, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से स्पर्म और सर्टोली सेल्स जो है स्पर्म को न्यूरिशमेंट प्रदान करता है। इसके बाद वास इफ्रेंसिया, वास इफ्रेंस शुक्र अपवाहिका। वास इफ्रेंसिया आर 12 to 14 फाइन ट्यूब्यूल्स, 12 से 14 की संख्या में महीन नलिकाएं हैं। और दीज वास इफ्रेंस शुक्रवाहिकाएं, दीज कैरी स्पर्म इनटू एपिडिडिमिस, या इसमें जो टेस्टिस में स्पर्म बनता है उसको एपिडिडिमिस में यह पहुंचाता है। तीसरा एपिडिडिमिस, ईच एपिडिडिमिस इज अबाउट 4 to 6 मीटर्स लॉन्ग ट्यूब। ये 4 से 6 मीटर क्वाइल, ये टेस्टिस पे क्वाइल कुंडलित रूप में रहता है। इट इज हाईली क्वाइल एंड लाइज क्लोजली अटैच्ड टू द टेस्टिस ऑफ इट्स साइज इन स्क्रोटल सेक्स। ये स्क्रोटल सेक्स है, स्क्रोटम की ओर से लगभग 4 से 6 मीटर लंबा कुंडलित क्वाइल रूप में यह होता है। एपिडिडिमिस से न्यूरिश एंड स्टोर द स्पर्म एंड सर्व्स एज ए पैसेज फॉर स्पर्म्स एंड टेस्टिस टू वास डिफरेंशिया। इस तरह से एपिडिडिमिस यानी अधिवृषण में क्या होता है, स्पर्म को, शुक्राणु को पोषण मिलता है, न्यूरिशमेंट मिलता है और खासकर और वास डिफरेंस शुक्रवाहिनी से आगे जाने के लिए एक पाथ मिलता है। इसके बाद है वास डिफरेंस फ्रॉम द लोअर
part of each epidermis emerges out of thick wall tube called vas deferens. तो ये vas deferences are attached with epididymis and seminal vesicles. यह seminal vesicles और इसके और epididymis के बीच जुड़ा रहता है. इसके में seminal vesicles एक और, इसके बाद the vas deferens along with seminal vesicles opens into ejaculatory duct, और ये ejaculatory duct स्खलन द्वार में खुलता है जहां से स्खलन इजेकुलेशन होता है स्पर्म का. तो ये वास्ट डिफरेंस इजेकुलेशन डक्ट में ये. इसके बाद है सेमाइनल वेसाइकिल्स शुक्राशय. सेमाइनल वेसाइकिल, द फंक्शन ऑफ सेमाइनल वेसाइकिल्स इज टू स्टोर स्पर्म एंड टू प्रोड्यूस विस्कस फ्लूइड which stimulates uterine contraction to help sperm move forward into the fallopian tube in female. तो सेमाइनल वेसाइकिल्स ये है और इसका मुख्य काम है ये स्पर्म को स्टोर करता है. क्या करता है? और इसमें विस्कस चिपचिपा पदार्थ जो है जिसको सेमाइनल फ्लूइड कहते हैं वो उसमें मिक्स करता है, जिससे आसानी से इसमें रहता है और जीवित रहता है, परिपक्व होता है और सुरक्षा प्रदान होती है. यानी स्टोर रूम ये है, यहाँ स्टोर होता है. इसके बाद है प्रोस्टेट ग्लैंड. Through a small duct, prostate gland pours the secretion into urethra. Urethra में इस prostate gland का secretion आता है. Prostate gland इस मूत्राशय यूरिनरी ब्लैडर के आधार पर छोटी ग्रंथि है. ये यूरिनरी ब्लैडर के आधार पर, और यह बाएं और दाएं पिंड में लेफ्ट एंड राइट लोब में बना हुआ आता है. दोनों एक दूसरे सटे हुए हैं. ये मूत्र मार्ग के से जुड़ा होता है. मूत्र मार्ग में इसी पुरस्थ नलिकाएं प्रोस्टेटिक डक्ट इसमें खुलती है यूरेथ्रा में, और ये पुरस्थ द्रव यानी प्रोस्टेट फ्लूइड और स्पर्मेटिक फ्लूइड और साथ साथ शुक्राशय यानी सेमाइनल फ्लूइड्स मिलकर के ये क्या इसका निर्माण करता है? तो सेमाइनल फ्लूइड्स मिलकर वीर सीमेन का निर्माण करता है. तो इस तरह से सेमाइनल फ्लूइड्स प्रोस्टेट फ्लूइड्स मिलकर के क्या है? सीमेन का निर्माण करते हैं. इसे कारण और खास करके सीमेन में स्पेशल एक स्मेल देता है, गंध प्रदान करता है, जिससे कारण गंध मिलता है. काउपर्स ग्लैंड. काउपर्स ग्लैंड, these glands secrete mucus which lubricates the female passage during copulation. ये श्लेष्मा, ये श्लेष्मा जो है काउपर्स ग्लैंड जो है यह मूत्र भाग में खुलती है और यह क्षारीय द्रव स्रावित करता है. खास करके मूत्र के कारण जो है खुजलाहट और जलन से बचाता है. साथ साथ कॉपुलेशन के समय मादा के योनि में यह अम्लता को नष्ट करता है. साथ साथ पेनिट्रेशन में यह मदद करता है. यूरेथ्रा जो मूत्र मार्ग है, इट इज ए ट्यूब अबाउट 20 cm. यह 20 सेंटीमीटर का यह एक ट्यूब है. और यूरेथ्रा इज कॉमन ट्यूब थ्रू विच बोथ यूरिन एंड स्पर्म आर एक्सपेल्ड आउट ऑफ द बॉडी. ये कॉमन रास्ता है, इससे यूरिन भी, मूत्र भी और सीमेन भी इससे निकलता है. द डिस्टल पार्ट ऑफ यूरेथ्रा पासेस थ्रू द पेनिस टू ओपन आउटसाइड. और लास्ट में यह पेनिस है. पेनिस इज मस्कुलर, इरेक्टाइल एंड इजैकुलेटरी ऑर्गन्स है. इट इज मेड अप ऑफ 3 bundle of loose muscles. On being stimulated, tissue in the penis gets filled with blood, making the penis erect and firm to the discharge sperm. तो इससे एक यूरिन और साथ साथ जो है सीमेन स्पर्म डिस्चार्ज होता है. इस प्रकार से हमने देखा कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंतर्गत टेस्टिस, वास डिफरेंस, एपिडिडिमिस, वास डिफरेंस, सेमाइनल वेसाइकिल्स, प्रोस्टेट ग्लैंड, काउपर्स ग्लैंड, यूरेथ्रा और पेनिस, ये सभी मिलकर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को गाइड करते हैं और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स को अपडेट करते हैं. इस तरह से अब प्रश्न उठता है कि स्पर्म क्या है. सीमेन और स्पर्म के बारे में प्रायः पूछा था कि व्हाट इज स्पर्म, व्हाट इज सीमेन. स्पर्म या शुक्राणु, जैसा कि पूर्व से भी चर्चा हम लोग कर रहे हैं कि स्पर्म एंड ओवम आर द
male and female reproductive unit, gamete. A sperm is Sperms are male gametes. They are teeny bodies formed in seminiferous tubules in large number. A sperm contains mainly genetic material. Genetic material. It has long tail. तो स्पर्म कहाँ जो टेस्टिस में बनता है और सेमाइनल वेसाइकिस में स्टोर रहता है, वहाँ से एजुकुलेट होता है। ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के द्वारा बनता है और बहुत अधिक संख्या में बनता है। और सबसे अधिक उसमें उसकी रचनाएं पूछता है कभी कभी कि स्पर्म का फिगर ड्रॉ ए वेल लेवल फिगर ऑफ स्पर्म, यानी शुक्राणु का की संरचना को दर्शाएं, नामांकित चित्र बनाएं। तो ये शुक्राणु का है जो हेड एक्रोसोम हेड रीजन्स में है, ये नेक है, ये माइटोकॉन्ड्रिया मिडिल पीस में है और ये लंबा टेल है। और ये टेल इसके मूवमेंट्स में बहुत मदद करते हैं। तो द कैरेक्टरिस्टिक बीटिंग ऑफ टेल हेल्प द स्पर्म टू मूव टुवर्ड्स द फीमेल जर्म सेल, दैट मीन्स ओवम और एग इनसाइड द फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट। तो इस तरह से स्पर्म मेल गैमेट्स है। सीमेन वीर्य क्या है? तो सीमेन इज ए मिक्सचर ऑफ मैच्योर्ड स्पर्म एंड सिक्रीशन ऑफ वेरियस एसेसरी ग्रैंड। सीमेन क्या है? तो परिपक्व शुक्राणु और विभिन्न जनन सहायक ग्रंथियों के द्वारा स्रावित द्रव का एक मिश्रण है। About 2.5 to 4 ml semen is ejaculated in each ejaculation, which contains 3 to 400 sperm. एक बार स्खलन में 2.5 से 4 ml सीमेन जो है वो स्खलित होते हैं और जिसमें करीब 300 से 400 स्पर्म्स होते हैं। 300 to 400। इसका अर्थ यह है कि 300 से 400 क्या मिलियन, 300 से 400 मिलियन स्पर्म एक एजेकुलेशन में होता है। सीमेन इज ए मिल्की विस्कस अल्केलाइन फ्लूइड। इट अल्केनिटी करेक्ट्स the acidity of male urogenital ducts as well as a vagina of female. Semen contains fructose, protein and chemical for nourishment and motility of the sperm. इस तरह से सीमेन में जो है न्यूरिशमेंट भी सबसे होता है ताकि स्पर्म को न्यूरिशमेंट मिलता रहे और उसमें फ्रक्टोज, प्रोटीन और केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं। इस तरह से हम लोगों ने आज देखा कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंतर्गत मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में टेस्टिस, वास इफ्रेंस, एपिडिडिमिस, वास डिफरेंस, सेमाइनल वेसाइकल्स, प्रोस्टेट ग्लैंड, काउपर्स ग्लैंड, यूरेथ्रा और पेनिस। इस तरह से ये सभी अंग और सहायक ग्रंथियां मिल करके मानव नर जनन तंत्र के कार्यों को संपन्न करती है। और इसमें मुख्य रूप से हमने देखा कि स्पर्म जो मेल गैमीट वो बनता है और स्पर्म जो बनता है वो एक विस्कस सब्सटेंस में मिल्की विस्कस फ्लूइड में जमा होता है, जिसको हम सीमेन कहते हैं। और जो इजैकुलेशन में और खास करके स्पर्म को न्यूरिशमेंट प्रदान करता है, प्रोटेक्शन प्रदान करता है। इस प्रकार हम लोग मानव नर जनन अंग को देखा। अब अगले वीडियो में हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स को देखेंगे। आप इसे नोट कर लेंगे और बहुत बहुत धन्यवाद।